इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हजारों अभ्यर्थी लखनऊ में कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन अभ्यर्थियों की मांग क्या है, जिसके लिए सोमवार दिन भर लखनऊ में काफी हंगामा रहा, जबकि पुलिस ने आंदोलनकारियों पर सख्ती बताते हुए आंदोलन को बल से समाप्त करवाया। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी सड़क पर है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के घर तक अभ्यर्थी हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस अभ्यर्थियों की मांग क्या है और यह ओबीसी एससी वर्ग की आरक्षित सीटों पर आरक्षण में घोटाले का दावा क्यों कर रहे हैं। आसान शब्दों में समझे पूरी सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षक मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित कर दिया गया था। इसके बाद मामला एनजी कोर्ट में पहुंचा और समायोजन को रद्द कर दिया गया। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था वह फिर से शिक्षा मित्र बन गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश योगी सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में सभी पदों को भरने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में 68,500 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का दावा है कि सहायक शिक्षक भर्ती की पहली किस्त में 22,000 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। हालांकि इस भर्ती के दौरान आरक्षण को लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 शिक्षकों की जो वैकेंसी निकाली गई थी वह आरक्षण के पैरामीटर पर सही है। इसी कारण इन दिनों उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से चल रहा है और यहाँ पे 27 से कई जो आरक्षण है हम लोगों का उसको सरकार पूरा करे। 6,000 का जुमला दी है जो नहीं चलेगा, ठीक है। और जो पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट है तो उसमें जो पूरा 18,598 सीट है उसको पूरा करे। 6,000 दे के जुमला नहीं चलेगा। मैं 6.5 महीने से ऊपर हो गया हम लोगों को धरना देते हुए। सर सबसे पहले अपना नाम। जी, मेरा नाम जीशान है, मैं मैनपुरी से हूँ। 6.5 महीने से हम लोग यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। उसके बाद मंत्री जी ये मानते हैं कि आरक्षण में घोटाला नहीं, विसंगति हुई है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सिर्फ 6,000 सीट, और जबकि हमारी जो सीट है सिर्फ ओबीसी वर्ग की 15,000 से प्लस हैं और 3,000 प्लस हैं एससी वर्ग की। हमारी जितनी सीट हैं उतनी सीट हमें वापस कर दीजिए 27% और 21% के हिसाब से। कोई 6,000 का झुंझुना नहीं चलेगा या कोई भी प्रत्यावेदन वगैरह या बैकडोर से कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। हम लोग सब सजग हैं और अपना 27% लिए बिना मानेंगे नहीं। यहाँ धरना रुकने वाला नहीं है। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती की दूसरी किस्त में सरकार ने 1,000 वैकेंसीज निकाली। 6 जनवरी 2019 को इस भर्ती के लिए परीक्षा हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 67.73% थी। इस भर्ती के तहत अब तक करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है। अब सवाल उठता है कि 69,000 भर्ती में कथित आरक्षण घोटाले की बात कहां से आई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बेसिक शिक्षा नियमावली 1981। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे कोटे की नौकरी नहीं मिलेगी। और सुनने में यहाँ तक आ रहा है आज की डेट में हम लोग को, जब हम लोग घरों से आए हुए हैं, हम लोग नए लोग हैं भैया, हम लोग जो है मीडिया बाइट देना नहीं जानते हैं। मैं नहीं जानता कि यहाँ पे शायद हो सकता है पैर कहाँ पे कई लोगों के, यहाँ पे वो लोग प्रोफेशनल हो चुके थे, ट्रेंड हो चुके थे भैया, सीधी सी बात है। हम लोग गए, आज की डेट में हमारे साथ ही गए, हम लोगों को गेट के अंदर तक नहीं, शिक्षा मंत्री के गेट के अंदर तक नहीं घुसने दिया गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बीजेपी कार्यालय पे गए, वहाँ पे हम लोगों को मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। इतना तो ये लोग आतंकवादियों को नहीं पकड़ते, ये लोग पता है हम लोग को भीड़ में से आइडेंटिफाई करके निकाल के उठा के लेके आए। ऐसे मैं कहा अरे बाप रे, हम आज की डेट में ऐसे पकड़े जा रहे हैं। मुझको सही बताएं तो मुझको बहुत डर लग रहा था। मुझको वास्तविक तौर पे इतना डर लग रहा था, मैं कहा कि अरे बाप रे, मैं अपराधी हूँ। और हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है, बस हमें 21% और 27% आरक्षण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें बस न्याय चाहिए। सरकार से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला? नहीं, आश्वासन मिला, 6,000 सीटें हमको दी गई हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमको 21 और 27% का आरक्षण चाहिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बस सरकार से हमको न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यही से 69,000 शिक्षक भर्ती का पेंच उलझ जाता है।
दरअसल आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिला, यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट में से मात्र 2627 सीट मिली है, जबकि सरकार का कहना है कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई है। सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों को नियुक्ति दी गई है, उनमें से करीब 2,000 अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में जोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से एससी वर्ग को भी 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। इसको लेकर वह कोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत की। सरकार के नए फरमान का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। कई महीनों से लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने पहले आरक्षण घोटाले के आरोपों से इनकार किया, लेकिन हाल ही में 6,000 पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को भर्ती करने का फरमान जारी किया। इसके साथ ही 17,000 नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया है, यानी 68,500 और 69,000 की जो 2 भर्तियों में सीटें रिक्त रह गई थी, उसमें 6,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दी जाएगी और 17,000 नई वैकेंसीज निकाली जाएगी। सरकार की इस कदम का भी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों में करीब 29,000 रिक्त हैं। बीते दिनों बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने ऐलान किया था कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती होगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 6,000 सीटों का आरक्षण घोटाला मान लिया है, तभी वह आरक्षित वर्ग के लोगों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन यह घोटाला 19,000 सीटों का है। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्हें 6,000 सीट नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को चाहिए कि 6,000 की सीट की जगह आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर जो घोटाला हुआ है, वह सभी सीटें उन्हें वापस दी जाए। यदि उन्हें उनकी सीट वापस नहीं दी जाती है तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा। इस पूरे मामले में बात करते हुए आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी राजेश चौधरी ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन करीब 19,000 लोगों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन करके हुई है, वह सभी पद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को वापस किए जाए। इसीलिए आए दिन अब ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है और योगी सरकार की गले की हड्डी बन गया है। ऐसे में 3 दिन पहले योगी सरकार ने जल्द ही भर्ती लेने की तो घोषणा की है, जिसके पीछे उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखा जा रहा है। ऐसे में ओबीसी एससी वर्ग की उन सीटों का क्या होगा जिसके लिए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में रेजिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक जारी है। नीट काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर पूरे देश के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में भी रेजिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक 18 दिसंबर से जारी है। इसके पहले भी दिसंबर में रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर थे, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले भरोसे के बाद उन्होंने स्ट्राइक को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया था। उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो वे फिर से स्ट्राइक पर हैं। देश भर में कई राज्यों में डॉक्टर हड़ताल पर है। दिल्ली में तो हड़ताल का 7वां दिन रहा। वहीं इलाज के लिए आए मरीज कड़कड़ाती ठंड में अस्पतालों के बाहर रात गुजारने को मजबूर है। सवाल है कि कोरोना काल में भी क्यों सो रही है सरकार? आखिर मरीजों की कब सुनेंगे डॉक्टर और सरकार? हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक स्ट्राइक जारी रहेगी, जबकि इस हड़ताल का खामियाजा गरीब मरीजों को उठाना पड़ रहा है। इस कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है और मरीजों के हालात ऐसे हैं कि हड़ताल के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। अस्पताल में ओपीडी, एडमिशन और इमरजेंसी से लेकर सर्जरी तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हुई कई दौर की बैठक के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकल पाया, जिसके लिए अब डॉक्टर्स भी आर पार की लड़ाई पर उतारू नजर आ रहे हैं। काफ़ी प्रॉपर वे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि जो काउंसलिंग डिले की जा रही है। ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। इवन लास्ट ईयर हम लोग सुपर स्पेशलिटीज़ है, लास्ट ईयर भी ऐसे कोई एक मसला आया था, तो लगभग 3-4 महीने से हमारी काउंसलिंग डिले की गई थी और ये हर बार का है। कोई ना कोई डेट आता है, वो पोस्टपोन किया जाता है, देन अगेन इट हैपन्स। तो ये जो है कहीं तो ये एक्सप्लेन करना चाहिए, ये बार बार नहीं होना चाहिए। हैं वो परमानेंट जॉब वाले, हम रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं।
जो कि हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट बैच का। और इससे क्या हो रहा है, जो हमारे पेशेंट केयर होता है उसमें एक 3 बैच के डॉक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। अभी हमारे पास 1 बैच कम है, ऊपर से कोरोना आ रहा है, तो हम 2 बैच के साथ ही उनको केयर दे पा रहे हैं। तो ये पेशेंट के लिए ही यूज़फुल होगा कि हमको प्रॉपर पूरे बैच मिल जाए और हम प्रॉपर वे में पेशेंट को केयर दे सके। ये गवर्नमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए, इसमें हमने कुछ गलत किया नहीं है, सब कुछ वेल इन्फॉर्म्ड वे में चल रहा है। आखिर इस मामले की गंभीरता को भी समझने की जरूरत है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की अगुवाई में दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर है। फोर्ड का कहना है कि हर साल पीजी के लिए जनवरी में एग्जाम होता है और मई तक डॉक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। इस साल एग्जाम जनवरी में नहीं हो पाया, कोविड का हवाला दिया गया। पहले मार्च अप्रैल का समय दिया गया, लेकिन कोविड पीक की वजह से फिर एग्जाम नहीं हो पाए। सितंबर में एग्जाम हुआ, रिजल्ट आ गया, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई। अभी तक काउंसलिंग की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है। मामला लगभग 1 साल पीछे चला गया है। लगभग 45 से 47 हजार MBBS डॉक्टर पीजी करने के इंतजार में हैं। कोरोना के वजह से डिले हुआ, तो ये काउंसलिंग दूसरी चीज़ के लिए, कोरोना के वजह से डिले नहीं हुआ है काउंसलिंग बाकी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से, उनके वजह से डिले हुआ है। तो वो इश्यूज जल्दी सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात होगी कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स ज्वाइन हुए और पेशेंट केयर हम दे पाए। तो ये जो मसला है सर, सिर्फ प्राइवेट डॉक्टर्स का है या फिर गवर्नमेंट वालों का? नहीं, अब तो पूरा हॉस्पिटल्स का है ये। ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल में जिधर भी DNB कैंडिडेट्स वो सब लोग भी ज्वाइन होना है, वो भी नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो DNB कैंडिडेट्स वो भी ज्वाइन होना है, वो भी नहीं हो रहे हैं ना। आखिर इस मामले में जो अड़चने हैं उस पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। प्रदर्शनकारी डॉक्टर की ओर से फोडा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार ने कहा है कि पीजी एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लागू कर दिया है। इससे डॉक्टर असमंजस में पड़ गए। इसमें EWS और OBC क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया गया है। इसका विरोध हुआ तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सरकार कोर्ट में अपना जवाब रखेगी और इस पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। यहाँ वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। हमने सरकार से जल्द हायरिंग कराने की भी मांग की। अब तक 4 बार केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारियों और मंत्री के साथ बैठक हो चुकी है। हर बार कहा जाता है कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन अब तक काउंसलिंग नहीं हुई है। बाधा तो डाली है, हमारे एजुकेशन में भी बाधा डाल चुके हैं वो। कोविड की वजह से हमें भी हमारे डिपार्टमेंट्स के अलावा और किसी डिपार्टमेंट का काम करना पड़ा है, और हम उसके बारे में तो स्ट्राइक नहीं कर रहे ना, हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। वी आर नॉट प्रोटेस्ट बिकॉज इट वॉज फॉर द कॉज, एट दैट टाइम इट वॉज रिक्वायर्ड, ओके, बट द डिले वॉज not at all warranted at that point of time. This delay, अभी अगर कोविड का 3rd wave आ गया, candidate to the counselling during the 3rd wave, if the 3rd wave comes in and this strike is going on, do you understand the consequences? We will be on the only people, the hospitals will be working on 1/3 workforce during the COVID 3rd wave pandemic. फोडा के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील अरोड़ा ने कहा है कि जो भी रेजिडेंट डॉक्टर है उन पर प्रेशर है, उनकी ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है और काम का प्रेशर। डॉक्टरों का कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टरों पर प्रेशर है, उनकी ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है और काम का प्रेशर भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 3 साल का कोर्स होता है। अगर हर बैच में 100 पीजी स्टूडेंट है तो ऐसे में जो 2nd ईयर में है उन्हें 1st ईयर का भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक 1st ईयर में पीजी स्टूडेंट आए ही नहीं हैं। साल खत्म होने वाला है और 3rd ईयर का भी कोर्स पूरा होने वाला है, वह भी चले जाएंगे, उनका प्रेशर भी 2nd ईयर पर आएगा। पीजी में हर साल अलग अलग ट्रेनिंग होती है, प्रेशर की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। स्पेशलाइजेशन कोर्स में अगर ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो इसका असर करियर पर पड़ सकता है। यही वजह है कि रेजिडेंट डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में हैं, वे नए स्टूडेंट के एडमिशन की मांग को लेकर स्ट्राइक करने पर मजबूर हैं। दिल्ली से शिवानी स्वरूप, इक्वालिटी न्यूज के लिए। लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश के अहेरिया समाज सेवा समिति द्वारा पिछले 4 महीनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अहेरिया समाज के लोगों की मांग है कि उनको अभी तक किसी भी जाति या वर्ग में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पहले उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया था, किंतु उससे भी बाहर कर दिया गया है। लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश के अहेरिया समाज सेवा समिति द्वारा पिछले 4 महीनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अहेरिया समाज के लोगों की मांग है कि उनको अभी तक किसी भी जाति या वर्ग में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पहले उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया था, किंतु उससे भी बाहर कर दिया गया है।
उनको वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में प्रवेश के लिए जब जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है तब प्रशासन के लोग ये बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि उनकी आखिर कौन सी श्रेणी में जाति आती है। अहिरिया समाज इस व्यथा को लेकर पिछले 4 महीनों से धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं तथा भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार है। यदि उनको अनुसूचित जाति या किसी अन्य जाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं किया जाता है तो अहिरिया समाज आने वाले समय में रेल रोको आंदोलन करने या फिर अन्य आंदोलन करने के लिए तैयार है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अहिरिया समाज के लोगों की काफी संख्या है। भारत जैसे आजाद देश में आज भी ये व्यथा देखने को मिलती है कि कुछ ऐसे समाज को आज तक किसी भी जाति या वर्ग में जगह नहीं मिल पाई है तथा ऐसे समाज का हमेशा से, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या शासन प्रशासन हो, उसके द्वारा इनका शोषण ही होता रहता है। अहिरिया समाज के लोगों ने इक्वालिटी न्यूज से अपने दर्द को साझा किया तथा विस्तार से अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को बताया। जाति प्रमाण पत्र के लिए फिर अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी कोई पहचान पत्र नहीं बन पा रहा, इसलिए वे नौकरी नहीं कर पा रहे। हम तो बिल्कुल एक जिंदा लाश बन के रह गए हैं। ठीक है जी, मैं गाजियाबाद लोनी क्षेत्र से आया हूँ, नाम मेरा ओम प्रकाश है और हमें यही है कि हमारी अहिरिया जाति के हिसाब से जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। यही हमारी सरकार से मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से, और कोई हमारी मांग नहीं है। कितने दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर बैठे? हम करीब 3 महीने से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हमारे बुजुर्ग जो हमसे बड़े हैं वो भी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। हमारी कोई, सब लोग कहते हैं अगर हम तुम्हारी सुनेंगे, कर रहे हैं कि हमको जो है एससी में शामिल किया जाए। आपका मतलब किसी वर्ग में भी अभी तक, किसी वर्ग में भी हमें शामिल किया जाए, वो नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। हाँ, अप्लाई कोई नहीं होता है। और जाते हैं सरकारी पे तो वे यूँ कहते हैं कि हमें अपनी नौकरी नहीं खोनी, हम आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे। इतिहास हमारा यहाँ इस देश में है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे साथ गैरों के जैसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या इस देश की आत्मा, जितने अधिकारी बैठे हैं, जितनी सरकारें हैं, क्या उनकी आत्मा मर चुकी हैं? क्या ये समाज दिखाई नहीं देता? क्या इनका दर्द दिखाई नहीं देता? क्या ये समाज आपको वोट नहीं देता? और ये हम आज ठोक के कह रहे हैं, अगर हमारा प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तो हम बीजेपी को 2022 के चुनाव में खुला चैलेंज देते हैं, उसको सत्ता में आने नहीं देंगे। यही समस्या है हमारी कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है और जो है पढ़ लिख के भी हम बेकार रहते हैं बहुत ज़्यादा। बस यही समस्या है, हम जो किसी सूची में जाने चाहिए, बस हमारी यही समस्या है, बस और कुछ नहीं कहना चाहते। बस यही दिखाना चाहते हैं हम, जो क्या नाम, हम सूची में किसी भी सूची में आ जाएं, बस जो अपनी नौकरी कर सके। मैं रतिराम हस्तरापुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, मेरठ से, और हमारा यही रोना है जो हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता। और जाड्डे पाले में हम इतने दिन से मर रहे हैं, हमारे 90 साल के बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हमारी माता बहनें यहाँ बैठी हैं, किसी को कोई दर्द नहीं आ रहा किसी भी तरह का। हमारी तरफ से क्या बिल्कुल सरकार अंधी होगी, बहरी होगी, क्या हो गया, जो हमारी कोई सुनवाई किसी तरह की है ही नहीं। तो हमारा और बस यही कहना है कि कम से कम हमें देख के इनको बुजुर्गों को या इन्हें कुछ तो हमारे बारे में सोचे, जो हमें हमारे बच्चों का भविष्य कुछ बन जाए। इक्वालिटी न्यूज के लिए संवाददाता ओम प्रकाश, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित मोहनलालगंज के राजकीय हाई स्कूल उतरवा के बच्चों ने स्कूल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत अनेक प्रकार के मॉडल्स बनाकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। प्रदर्शनी में राजकीय हाई स्कूल के प्राधान्याध्यापक तथा अन्य अध्यापकों ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए एक साथ मिलकर इस प्रतियोगिता को रुचिपूर्ण बनाया। मोहनलालगंज के राजकीय हाई स्कूल उतरावा के बच्चों ने स्कूल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत अनेक प्रकार के मॉडल्स बनाकर अपनी प्रतिभा को दिखाया, जिसमें धुआं रहित चिमनी, सड़क सुरक्षा, वैक्यूम क्लीनर, सुपर हेक्सागोन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तथा इन्वर्टर आदि जैसे कई मॉडल्स तैयार किए हैं। जिसमें प्रथम स्थान पर रहे आमीन छात्र ने डायनेमो, जो 1.3 वोल्ट से 12 वोल्ट बिजली तैयार करके घर को रोशन कर सकता है, तथा द्वितीय स्थान सुरेंद्र कुमार को मिला, जिन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के रूप में मॉडल को बना करके डीजल तथा प्रदूषण रहित और किसानों को प्रदूषण तथा पैसे की बचत जैसे कई समस्याओं से निजात दिला सकता है। प्रदर्शनी में तृतीय स्थान पाने वाली करीना, जिन्होंने धुआं रहित चिमनी बना करके वायु प्रदूषण को काफी मात्रा में कम किया जा सकता है तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। प्रदर्शनी में राजकीय हाई स्कूल की प्रधानाध्यापक तथा अन्य अध्यापकों ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए एक साथ मिलकर इस प्रतियोगिता को रुचिपूर्ण बनाया। इक्वालिटी न्यूज के लिए संवाददाता ओम प्रकाश, लखनऊ से।
खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए इक्वालिटी न्यूज़ के साथ।